एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो ऐसे एक नदी की है कि जिसको एक डंपिंग ग्राउंड माना जाता था, लेकिन आज वो ग्लोबल रिस्टोरेशन और एक ग्लोबल आइकॉन बन गया है। तो वो जो नदी है उसका नाम है खाम रिवर। तो ये खाम रिवर नदी है, कैसे ये एक डंपिंग ग्राउंड से ग्लोबल रिस्टोरेशन एक साइट बन गई है, वो हम समझते हैं। पहले तो ये है कि ये जो खाम नदी है वो छत्रपति संभाजी नगर की एक कई सदियों से एक लाइफलाइन बन के रह रही थी। यानी इसका पानी, इससे ही पूरा वो जो शहर था वो बसा था। और इसके ऊपर ही उनकी सदियों से जो बहुत सारे घाट है या ऐसे कई छोटे एक्वाडक्ट्स है वो इससे बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वैसे ये नदी एक नाला बन गई। एक ऐसा मतलब लोगों में 57% ऐसा हुआ था कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये नदी थी। जब इन्होंने सर्वे किया 2017 में, उनको लग रहा था कि ये नाला, ये कभी नदी थी ही नहीं। उसके बाद में 2017 में वही छत्रपति संभाजी नगर के इंडस्ट्रियल में से एक वैरॉक इंजीनियर नाम की कंपनी है जिसने सीएसआर अंडर ये प्रोजेक्ट लिया कि ये इस नदी का रेस्टोरेशन कर सके। उनके साथ उन्होंने एक जो लोकल एनजीओ है इको सत्व, उनको उनका उन्होंने साथ लिया। और उसके साथ में जो नगर विकास निगम है, यानी जो उनका खुद का अपना म्यूनिसिपैलिटी है, उनके साथ में उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिया। 54 किलोमीटर ये जो लंबी नदी है उसमें से उन्होंने 17 जो किलोमीटर है वो पहले हाथ में लिया और ये सोचा कि इसको हम कैसे फिर से एक नदी बना सकते हैं। जिसमें इन्होंने सबसे जो मेन सोर्सेस है जिसके वजह से नाला बन गया था वो था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हर प्रकार का जो नदी में हम एक डंपिंग ग्राउंड करके डालते थे, जिसका नंबर वन था सॉलिड पॉल्यूशन और लिक्विड पॉल्यूशन। सॉलिड पॉल्यूशन में अपना कचरा, डे टू डे में ऐसे कई एरिया थे जहाँ पे इसमें कचरा जाता था। और उसके बाद में था लिक्विड पोल्यूशन, यानी स्वेज जो वेस्ट है वो पूरे वहां वहां के शहर से और इंडस्ट्री से भी इसमें डाला जाता था। सीवेज में ऐसे कई पाइपलाइन थी जो अंडरग्राउंड थी, जो कि बहुत सालों पहले किया था और जिसका पूरा लीकेज नदी में जाता था। उन्होंने वो पूरा धीरे 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 उसको कवर किया। सीवेज की जितने भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उसको बंद किया। जो जाने वाले थे उसको पहले उन्होंने अपने लेवल पे प्रोसेस किया और उसके बाद में नदी में जाने दिया। और सॉलिड पॉल्यूशन के लिए, यानी जो कचरा था उसके लिए उन्होंने हर जगह पे, जहां जहां पे ऐसे एरियाज थे कि लोग कचरा डाल देते थे नदी में, वहां पे उन्होंने एक पॉकेट पार्क बनाए। पॉकेट पार्क यानी छोटे छोटे गार्डन्स, जो गार्डन्स में उन्होंने जहाँ पे डंपिंग ये था कि कचरे के लिए डालते थे, वहां पे उन्होंने अच्छे से डस्टबिन बनाए, छोटे छोटे गार्डन बनाए जहाँ पे सस्टेनेबल चीजें वो रखे, नदी के पास में लोग बैठ सके, बातें कर सके। छोटे ब्रिजेस बनाए, ऐसे कई फिजिकल बैरियर्स बनाए जिसकी वजह से वो नदी में जा भी ना पाए। ऐसा करके उन्होंने 1000 ट्रक सिर्फ कचरा पहले बाहर निकाला। उसके बाद में 700 प्लस जो वर्कर्स थे, सैनिटरी वर्कर्स, उनको उन्होंने हाथ में लिया। हर एक जगह जगह पे अच्छे से कलेक्शन करना, उसका सेग्रीगेशन करना, उसका प्रोसेस करना, ये भी उन्होंने स्टार्ट किया। इसके पूरे मुहिम में धीरे धीरे 10 लाख लोग ज्वाइन हो गए। और आज ये ऐसा एक मुकाम पे पहुंच गया है कि यहाँ पे उन्होंने 97,000 जो नेटिव ट्रीज थी, वो नेटिव ट्रीज आजू बाजू में लगाए, जिसकी वजह से ये जो उसका पात्र है वो रिस्टोर हो सके। आज यूरोप ने इस नदी को जो है वो बख्शीश दिया है। और इसको एक ग्लोबली उन्होंने एग्जाम्पल बनाया कि कैसे अपने लोकल नदी को जो नाला बन गए उसको एक ऐसा ठिकान बनाए जहाँ पे बहुत सारे लोग आ सके, बैठ सके, एक नेचर पार्क बनाए। ये जो इम्पोर्टेंट चीज थी जो 2024 में ये नदी ने एक 2017 से 2024 में इन्होंने एक बदलाव करके दिखाया अपने गांव के लिए। वैसे एमसीएल जब बोलती है कि जो श्याम सर ने बिजनेस मॉडल बनाया हर एक तालुका में, जहाँ पे जो एमसीएल का प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट 20%, वो हमेशा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऐसे ही प्रयोग जो ये हमने गांव में किया वैसे आपके तालुका में किया जाएगा और वो एग्जीक्यूट तालुका ओनर को ही करना पड़ेगा। तो चलिए यही बिजनेस मॉडल के जो करता है और हमारे एमसीएल के एमडीआई से उनको बुलाते हैं कि वो एक वेबिनार सेशन आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को
एक बिजनेस परिवार के तौर पे स्थापित करना है। मिराकल इन्फ्यूज लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। सन 2025-26 में इन्होंने इतना टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। इनका ये रिपोर्ट कार्ड है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ इस साल हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके स्थापित करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल हमें एक क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति इस दुनिया को बचाने के लिए, क्रांति ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, क्रांति ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। दोस्तों, इस साल हम दुनिया को दिखाएंगे कि हर चीज जो आज हम तेल से तैयार करते हैं, हर वस्तु जो हम तेल से तैयार करते हैं, तो उसको 100% रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी चीजों से जो हमारे खेतों से बनेगी, जो कृषि से बनेगी, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करेगी और साथ ही साथ हमारी इस दुनिया का, हमारी इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगी। और दोस्तों, ये सब कुछ होगा एक जन आंदोलन के साथ, जिस जन आंदोलन की शुरुआत इस साल हमें करनी है। दोस्तों, हमें ये जो क्रांति करनी है, जन आंदोलन करना है, उसका एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है, वो है बिजनेस। हमें मैक्सिमम बिजनेस करना है और इस साल भी कौन से बिजनेस करेंगे इसका रोड मैप हमने तैयार किया है। हमें हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट और कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट होंगे। और ये सब करने के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था है वो हमने की है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उसे वेरीफाई कर सकती है, उसे कंफर्म कर सकती है। हाँ, अभी तक जिस जिस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, वो अभी तक हम कर नहीं पाए। कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ इशू थे, लेकिन आज वो सभी टेक्निकल चीजें, वो सभी इश्यूज पूरी तरह से पूरे हो गए। और अभी आप देखना कि किस तरीके से, किस फास्ट और सीमलेस तरीके से, किसी एफिशिएंट तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और अभी एक्शन दिखेगा, अभी एक्शन से हम बताएंगे कि किस तरह से हमने फंडिंग का इंतजाम किया और किस तरह से हम बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, किस तरह से हम बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी लायबिलिटीज कम कर रहे हैं, रिफंड्स को कम कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि इस फंडिंग के डिले की वजह से हमारे परिवार के ऑलमोस्ट सभी सदस्य को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ये चीज हमारे साथ भी हुई। एमसीएल मैनेजमेंट, वैयक्तिक स्तर पे हमें बहुत ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का, ऐसी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि जिसके हमने कभी कभी सपना भी नहीं देखा था, कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। लेकिन इसके बावजूद कभी भी इस सारे प्रोसेस में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पहले हम क्या करते, अपने आप को छुड़ाते, लीगली हम अपने आप को सेफ करते। जो भी चीजें, जो भी लीगल कुछ हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, पहले उसको दूर करते हैं, अपने आप को सेव करने के बाद कंपनी के बारे में सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा। हमेशा सोचा कि जिस विजन और मिशन के साथ हम सब लोग एक हुए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर हमने इस बड़े संगठन का निर्माण किया, उसको पूरा करना है। और दिल लगाकर उसके ऊपर काम किया। कितने सारे प्रलोभन आए, कितने सारे कॉम्प्रोमाइज करने के लोगों ने ऐसी परिस्थितियां निर्माण की कि जहां हम फिर वे सब छोड़ के वो जो बोले वैसे करेंगे, लेकिन हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को, इसका सामना करके जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं ना, दिल से काम करते हैं, जब आप पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, तो दोस्तों ये प्रकृति आपकी सहायता करती है। और ऐसा ही अपने साथ हुआ है। अभी जिस फंडिंग का हमने इंतजाम किया है ना, वो फंडिंग ये लायबिलिटीज वगैरह की बात ही नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य हमने रखा है, जो विजन और मिशन हमने रखा है, उसको पूरा करने के लिए फंडिंग है। और इसके बाद अब ये देखना, ये फंडिंग की चीजें ये कुछ दिनों के बाद में पूरी तरह से हवा में निकल जाएगी और हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो हमारा लक्ष्य, वो हमारा मिशन और वो हमारे बिजनेसेस। दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हमें 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से टाइम फ्रेम चल रही है, जिस तरह से हमने लक्ष्य बनाया कि हमें इस साल में, इस आर्थिक वर्ष में 200 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो इसलिए अभी इस लिस्ट में और कुछ प्रोजेक्ट हम ऐड करेंगे और जिसके बारे में हम आपको अवगत करेंगे। दोस्तों, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे संगठन के लिए एमकोल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोडक्ट है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो हमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बनाएगा।
ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो हमें एक ब्रांड करके हमारी पहचान बनाएगा। दोस्तों, आज अपने कितनी सारी कंपनियां हम देखते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स देखते हैं, कई सारी विशाल कंपनियां देखते हैं, लेकिन हमेशा ये कंपनी जब शुरुआत होती है तो कोई एक ब्रांड होता है कि जिसकी वजह से ये कंपनी पहले एस्टेब्लिश होती है। पार्ले ग्रुप आज कितना बड़ा है, लेकिन पार्ले जी आज भी उसके नाम से ये कंपनी चलती है, और वो एक प्रोडक्ट है कि जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड या एस्टेब्लिश हो गई। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई बिस्किट है तो वो पार्ले जी है। भले ही आज पार्ले के कितने सारे बिजनेस हाउसेस हैं, बिस्लेरी पार्ले की है, कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, कई सारे बिस्किट्स पार्ले के, लेकिन पार्ले का जो प्रोडक्ट है वो आज भी बरकरार है। रिलायंस आज कितना बड़ा उद्योग समूह बन गया है, लेकिन पहला वो प्रोडक्ट, पहला वो ब्रांड जिसकी वजह से रिलायंस स्टेबल हुआ, वो था विमल। वैसे ही एप्पल, एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन वो एक सिंगल प्रोडक्ट जो एप्पल को, जिसने एप्पल बनाया, वो आईफोन है। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोडक्ट एक फेथ होता है, एक विश्वास होता है लोगों में। यानी आप आंख बंद करके, कस्टमर्स आंख बंद करके उस प्रोडक्ट्स को लेते हैं, चाहे वो 5 रुपए का बिस्किट हो, पार्ले जी हो, या वो 1.5-2 लाख का आईफोन। दोस्तों, वैसे ही काम हमें करना है। एमकोल के साथ वो विश्वास का निर्माण इस सेक्टर में करना है। एमकोल एक ऐसा प्रोडक्ट जो डिपेंडेबल हो, जो हमारी ऊर्जा को पूरी तरह से हर तरह के एप्लीकेशन में उसका हम उपयोग कर सकते हैं और हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसी ऐसा विश्वास हम एमकोल के साथ पूरा करेंगे। ऐसा विश्वास हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ इस साल पूरा करेंगे। दोस्तों, आज एनर्जी पूरी दुनिया में सबसे माने अत्यावश्यक चीज बन चुकी है। यानी किसी नेशन को अगर ग्रो करना है तो उसको एनर्जी की जरूरत है। किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी कंपनी को, किसी बिजनेस हाउस को अगर ग्रो करना है तो उसको एनर्जी की जरूरत है। यहां तक के घर घर परिवार से लेके वैयक्तिक लेवल पे भी एनर्जी आज इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और एनर्जी का जो फॉर्मेट आज हमारे सामने है वो है क्रूड ऑयल। तो इसी एनर्जी के माध्यम से, इसी क्रूड ऑयल के माध्यम से कुछ लोग, कुछ देश पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की राजनीति कंट्रोल करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो इसके लिए युद्ध भी करवा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल इतनी महत्वपूर्ण चीज बन गई है। एक तो है एक तो है कि हम उसे एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के लिए जो कुछ आज माध्यम है वो क्रूड ऑयल है, लेकिन उससे साथ साथ, उसी के साथ साथ आज ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री आज इस क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। हर कोई चीज जो बनती है उसके लिए रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता है। आज हमारे घर में सिंपल कॉस्मेटिक से हमसे शुरुआत अगर करें, यानी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सब कुछ जो है ना वो क्रूड ऑयल से बनता है। इतना ही नहीं, हमारे जूते, हमारी चप्पल, हमारे शूज, उससे लेकर हमारे सभी कपड़े, हमारे घर का फर्नीचर, यानी ऑलमोस्ट हर कुछ इस क्रूड ऑयल से बन रहा है। और इसीलिए क्रूड ऑयल दुनिया में इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसीलिए इस क्रूड ऑयल के चलते, इस क्रूड ऑयल को कंट्रोल करके कुछ लोग, कुछ देश जो चाहे, जो मर्जी वो आज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो क्रूड ऑयल जो इतना इंपॉर्टेंट है, कहां से आया है क्रूड ऑयल, कैसे बना है क्रूड ऑयल? तो दोस्तों, ये क्रूड ऑयल बना बायोमास से। हजारों लाखों साल पहले जो उस टाइम का बायोमास था, जो वनस्पति, जो प्राणी, वो मरने के बाद अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये हजारों लाखों साल के बाद ये जो बायोमास था, वो बायोमास हुआ इस एनर्जी में कन्वर्ट। उनकी जो स्थिति थी कंपोजिशन की, उसके अनुसार, जो उनका एज था उसके अनुसार ये ईंधन एक तो द्रव रूप बना, वायु रूप बना, नहीं तो घन रूप बना। घन रूप फ्यूल यानी कोयला बना, द्रव रूप यानी क्रूड ऑयल बना, और द्रव रूप वायु रूप यानी नेचुरल गैस बनी। तो प्रकृति ने हमें यह दिखाया है कि हमें जो ईंधन इस्तेमाल करना है, जो ईंधन की हमें जरूरत है, उसको कैसे तैयार किया जा सकता। और वही प्रकृति का जो नियम है, वही नियम के ऊपर आधारित हम अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। हम भी बायोमास से ही अपने ईंधन का निर्माण कर रहे हैं। वो प्रकृति के अंदर अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर हजारों साल उसको लगे, और हम वही प्रक्रिया मिमिक कर रहे हैं अपने फैक्ट्रीज में, कुछ मिनट में, कुछ घंटों में। और यही तरीका होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी का। आज की तारीख में ये जो प्रकृति ने किया हुआ काम है, दुनिया माइनिंग करके उस क्रूड ऑयल को निकाल के उसका उपयोग करके आज जो कार्बन चक्र हमारी इस दुनिया में है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इस कार्बन चक्र में इतना एक्स्ट्रा कार्बन डाल रहा है कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी दुनिया पर, इसी धरती के ऊपर कार्बन का चक्र मेंटेन कर रहे हैं। हमारे बायोमास में, हमारे निपेर गैस में जो कार्बन होगा
वही कार्बन हमारे एमकोल में आएगा। एमकोल का इस्तेमाल करने के बाद, उसको जलाने के बाद जो गैस आएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन रहेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ये हमारा नेपियर ग्रास बायोमास सोख लेगा। तो एक कार्बन न्यूट्रल जो चीज है वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और बेसिकली ये 200 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ यही चीज हमें आज दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करनी है कि अगर क्रूड ऑयल चाहिए या कोई भी जो चीज चाहिए जिसकी जिसकी आज हमें जरूरत है, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल है, उसका जो सोर्स है, उसका सोर्स वो अंदर जो गड़ा हुआ वो क्रूड ऑयल नहीं है, तो उसका सोर्स है बायोमास, उसका सोर्स है खेती। और इस खेती से ही ये सब चीजें पूरी हो सकती है, हमारी हर जरूरत पूरी हो सकती है। ये इस साल हमें दुनिया के सामने रखना है, एस्टेब्लिश करना है। और दोस्तों, अगर आज देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे बड़ा एनर्जी में हर साल $3 ट्रिलियन अगर खर्च हो रहा है, निवेश हो रहा है, तो उसमें से $2 ट्रिलियन यानी 170 लाख करोड़ सिर्फ इस रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्च हो रहा है। यानी कहां खर्च हो रहा है? तो वो हो रहा है सोलार, विंड और हाइड्रोजन के ऊपर, जो एकदम गलत है। ये अक्षय ऊर्जा का साधन हो ही नहीं सकते। ये हजारों सैकड़ों सालों तक हमें एक अक्षय ऊर्जा दे ही नहीं सकते। ये कुछ सालों बाद एक कंफर्म हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर हमें या मनुष्य को कोई भी चीज ऐसी चाहिए जो अक्षय हो, जो अक्षय उसको हमेशा मिलती रहे, तो उसका सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है खेती। और इस खेती से निकला हुआ जो एमकोल है, वही अक्षय ऊर्जा का साधन हो सकता है। हमारा ये एमकोल है, आगे के हजारों सालों तक चल सकता है, हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा भी कर सकता है और इस प्रकृति का ख्याल भी रख सकता है। और ये चीज हमें दुनिया के सामने आज एस्टेब्लिश करनी है। हमें ये बताना है इस साल कि अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स अगर चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो एक खेती से निकला हुआ एमकोल। और जो भी आज निवेश हो रहा है, जो $2 ट्रिलियन आज निवेश हो रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमारे खेतों में आनी चाहिए, वो एक्चुअली हमारे किसानों के ऊपर खर्च होने चाहिए, जो आपको अपनी जरूरतों को पूरा करेगा अच्छी तरीके से, सस्टेनेबल वे में। और यही हमें इस 200 प्रोजेक्ट के साथ दुनिया के सामने रखना है, और एक बहुत ही डिस्रप्टिव, बहुत ही क्रांतिकारी ऐसा प्रोडक्ट लेके इस दुनिया में अपने आप को एज अ ब्रांड करके एस्टेब्लिश करना है। दोस्तों, आपने ये अरब देश देखे होंगे, वह अरब लोग देखे होंगे, आपने दुबई देखी होगी, टीवी में देखी होगी। मैंने भी टीवी में ही देखी, मैं गया नहीं कभी। तो ये जो देश हमने देखे, ये जो जगह है, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई, हम देखते हैं कि वहाँ बहुत लोग जो है वो बहुत अमीर है। वहाँ पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत अमीर लोग उस दुबई में रहते हैं। और क्या कारण है, किसकी वजह से वो इतने अमीर बने? तो उसका कारण है तेल। इन सभी देशों में तेलों की कुएं हैं, जिन कुएं से वो तेल निकालते हैं और दुनिया में बेचते हैं। लेकिन दुबई के साथ कैसे हुआ कि उनके जो तेलों की कुएं थे, वो कुछ सालों के बाद वो तेल वहां खत्म हो गए। फिर उन्होंने वो जो पैसा कमाया था उसको लेके दुबई को एज अ सेंटर, एज अ फाइनेंशियल सेंटर या टूरिस्ट का सेंटर करके उन्होंने दुबई को डेवलप किया, और उस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। दोस्तों, अब ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो कंपलसरी है, जो कंपलसरी होनी है, तो उसके बाद ये जो हमारे खेत है ना, ये हमारे खेत ऐसे कुएं हैं, आने वाले दिनों में ऐसे कुएं होने वाले हैं कि जिनसे ये ऊर्जा निकलेगी निकलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। आने वाले दिनों में कंपलसरी ये खेतों में जाना ही है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में जाना है। और ये पूरे ईंधन जो तैयार करेंगे वो हमारे किसान तैयार करेंगे। और ये जो जिस तरह दुबई का हुआ कि कुछ सालों बाद ये तेल खत्म हुआ, वैसे कभी नहीं हमारे खेतों के साथ होगा। आने वाले दिनों में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो उस देश में होगा जहां सबसे ज्यादा खेती है, और वो है हमारा देश, वो है हमारा भारत। और जिस किसान को आज हम देख रहे हैं, वो बहुत बेहतर पोजीशन में होने वाला है, बहुत बेहतर। इनफैक्ट हमारा तो एज ए एमसीएल हमने लक्ष्य रखा है कि जितना रिन्यूएबल एनर्जी में आज की तारीख में निवेश हो रहा है, कम से कम 5% निवेश आने आने वाले 4 से 5 सालों में हो। अभी ये 5% तक भी अगर हम पकड़े आज की तारीख से, तो 2 ट्रिलियन का 5% यानी हो जाता है $100 बिलियन। और वो भी बहुत है, वो भी 8.5 लाख करोड़ है। और उसके लिए वो सिस्टमेटिकली आगे के 4 से 5 साल करने के लिए इस साल हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट करने हैं। और ये 200 एमकोल प्रोजेक्ट ऐसे करने हैं ना कि हर प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हो, हर प्रोजेक्ट की अपनी जो रिपोर्ट कार्ड है वो अच्छी हो, अच्छा टर्नओवर हो, अच्छा प्रॉफिट हो, इसके एप्लीकेशंस हम दुनिया को दिखा पाए। यानी
कई जगह पे ऐसा होगा कि वो एमकोल हमारे थर्मल पावर प्लांट पे जा रहा है, कई हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए। और इन सभी के चीजों के साथ हम दुनिया के सामने ये पेश करने वाले हैं, ताकि ये सही जो इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है रिन्यूएबल, ये सही दिशा में जाए, हमारे देश में आए। दोस्तों, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आने वाले दिन में तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने ही वाला है। लेकिन हमेशा हमेशा हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इनफैक्ट जब से ये सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, संस्कृति की शुरुआत हुई है, मोर देन 90% ऑफ द टाइम हमारा देश दुनिया का सर्वोत्तम नंबर 1 अर्थव्यवस्था था। इन जो भी दुनिया में, सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग थी 25 से 30% हम करते थे। हमारे लोग दुनिया में सब सभी जगह जाके, मैक्सिमम जगह पे जाके शिप बिल्डिंग करते थे, उनको बताते थे, ट्रेन करते थे। और कई सारे ऐसे सेक्टर थे कि जहां भारतीय लोग पूरे दुनिया में फेमस थे। उसके दो कारण है कि भारत इतना महान था। सबसे पहले ये प्राकृतिक संपदा है जो कुदरत ने हमें दी है, और दूसरा हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान। दोस्तों, ये जो कृषि मुनि हम बोलते हैं ना, ये एक्चुअली साइंटिस्ट थे। हजारों साल पहले उन्होंने जो थियरम्स, जो थियरीज, जो प्रिंसिपल दुनिया के सामने रखे हैं, अभी 50-100 साल पहले जो उन्होंने रखा उनको नोबेल मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले ये चीजें हमने रखी, ये थियरम्स, ये प्रिंसिपल रखे हैं। ये आयुर्वेदा, ये चार वेदा, उपनिषद, ये बहुत बड़े नॉलेज, ये ज्ञान का सोर्स है। और दोस्तों, ये ज्ञान सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हजारों किलोमीटर से सैकड़ों दिन सफर करके लोग यहां आते थे पढ़ने के लिए। एक समय ऐसे था कि दुनिया में जितने भी विश्वविद्यालय थे वो सिर्फ हमारे भारत में थे। इतनी हमारे ज्ञान की महिमा थी। उसी के साथ साथ हम हमारा व्यापार इतना ज्यादा था कि दुनिया के सभी देश भारत के साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे देश में डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, हर कोई, अरब यहां आए, बिजनेस किया, यहां रहे। दुनिया में सबसे पहले जो कॉस्मोपॉलिटन शहर जिसे कहते हैं, यानी ऐसे शहर जहां सभी अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, वो सबसे पहले, सबसे विकसित शहर भारत में थे। इतना महान हमारा देश था, जो एक्चुअली दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, दुनिया को सही राह दिखा रहा था। तो इतना महान देश फिर कैसे गुलाम बना? इतना महान देश कैसे किसी देश का गुलाम बना? और ये इतिहास जो है वो बहुत कुछ चीजें हमें सिखाता है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ऐसी कंपनी थी जो ब्रिटेन ने बनाई थी, और उसका एक ही मकसद था, भारत के साथ व्यापार, वो भी स्पेसिफिकली कपड़ों का व्यापार। और उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई भारत में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि साम दाम दंड भेद जो भी मिले, जिस भी तरीके से उन्होंने अपनी इस कंपनी को बड़ा किया, अपने व्यापार को बड़ा किया, बिजनेस को बड़ा किया, और इसी कंपनी के माध्यम से उन्होंने इस दुनिया में, इस हमारे देश के ऊपर राज किया। और इनका, इनकी सहायता किसने की, या इनको किसकी वजह से ये सब वो कर पाए? वो कारण थे कि यहाँ वो जब वो आए तब कई सारे छोटे मोटे राजा, शहनशाह, सल्तनतें थी। और ये छोटे मोटे जो राजा थे, उनके ही माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे करके अपना कारोबार बढ़ाया, अपना बिजनेस बढ़ाया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपना बिजनेस इस तरीके से किया कि जितना भी हमारे देश में जो भी पॉसिबिलिटी थी, जो भी रॉ मटेरियल था, जो भी मैन पावर थे, स्किल थे, मैक्सिमम उसका उपयोग करके मैक्सिमम माल तैयार करा, दुनिया में बेचा और पैसे कमाए। ये उन्होंने यहां से कॉटन तैयार किया। मुंबई शहर का विकास इन्होंने किया कि जहां वो ज्यादा से ज्यादा मिल तैयार करे और कापड़, वो जो कपड़ा है वो अपने देश में लेके जाए। यहां तक कि ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, पूरी दुनिया में ये टेक्सटाइल का सेंटर करके दुनिया में उन्होंने विकसित किया। जबकि वो मैनचेस्टर ऐसा शहर है कि उसके आजू बाजू कोई खेती नहीं होती कॉटन की। वो कॉटन की खेती होती थी भारत में, मुंबई में, सूरत में उसके कपड़े तैयार होते थे, और वो जाते थे और सिर्फ लेबल लगा के वो दुनिया में बेचते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, तो कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने वही लेबल लगा के भारत में, यानी जिस भारत से वो कपड़ा लेते थे उसी भारत में आके उन्होंने माल बेचना चालू किया। और इस माध्यम से उन्होंने हमारे देश की इतनी लूट की। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, तब ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के जीडीपी में बहुत ही कम था, आधा परसेंट भी नहीं था, ये बहुत ही कम। लेकिन जब इन्होंने ये बिजनेस किया, उसके माध्यम से वो ऑलमोस्ट 10% तक पहुंच गए। 10% दुनिया की जीडीपी ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया। और इस तरह से उन्होंने खुद का विकास किया, और हमारे देश जो इतना वैभव संपन्न था,
उसको करीब किया दोस्तों। लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि आज भी ऐसी कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है। आज तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस तेल आधारित अर्थव्यवस्था में भी अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर में कोई ना कोई ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी तरह से कारोबार को कंट्रोल कर रही है। वो माल बनाती यही है भले ही तेल रॉ मटेरियल हो, लेकिन यही से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यही लोग उनकी मदद करते हैं, यही वो मार्केटिंग करते हैं, यही बेचते भी। यानी सब कुछ यहां होता है। वो अपने घर से अपने देश से कुछ नहीं लेके आता। और बिजनेस करके प्रॉफिट करके जो प्रॉफिट बनता है, जो पैसा बनता है, वो अपने देश में लेके जाता है। और यही कारण है कि जितनी तेजी से हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी काम कर रही है हमारे देश में। और जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं उनका फायदा हो रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको इतना फायदा नहीं हो रहा। और इससे जो विषमता है वो भी बढ़ रही है देश में दोस्तों। ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जब ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था जब कृषि आधारित हो जाएगी, हम देखते हैं कि जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं जितने भारत में। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश कल आने वाले दिनों में भारत में होगा, और भारत आर्थिक व्यवस्था होगी। लेकिन ये कंपनियां इस तरीके से काम कर रही है, ये सभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन्स है, जो छोटे छोटे यूरोपियन देशों से आती है, लेकिन यहां इतना बड़ा कारोबार करके सब प्रॉफिट अपने यहां लेके जाती है। ये सभी कंपनियां कल अगर ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी हो गई, तो भी ये अपना जो कंट्रोल है वो ऐसे ही रखेंगे। वो ऐसे ही रखेंगे, वैसे ही लूट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, उसका एक तरीका है, और वो तरीका है स्टार्टअप। वो तरीका है स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी अपने देश की एक कंपनी होती है, जहां अपने देश के नौजवान प्रमोटर एंटरप्रेनर्स उसकी शुरुआत करते हैं। बिजनेस आइडिया हमारी होती है, प्रोडक्ट हमारा होता है, मेहनत हम करते हैं, मैनेजमेंट हमारा होता है, और पूरा व्यवस्थापन करके माल भी तैयार करते हैं हम, बेचते भी हम। तो ये जो स्टार्टअप होती है, इनिशियल डेज में जब इनको पैसे लगते हैं और इनको उनके पेपर्स न होने की वजह से उनको लोन नहीं मिलता, तब ऐसे ऐसे वक्त में जब एक छोटी होती है, तब ऐसे कंपनियों में ये कंपनियां निवेश करती है, उनकी इक्विटी लेती है, उनको पैसे देते हैं, उनकी इक्विटी लेती है। और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है, वैसे वो एश्योर करते हैं कि ये कंपनी की पूरी इक्विटी, ये कंपनी की मालिक की सब मैनेजमेंट इनके हाथ में हो। यानी ये स्टार्टअप आने वाले दिनों फिर ऐसा काम करते हैं कि पूरा बिजनेस वगैरह ये करती है, पूरा मैनेजमेंट, पूरा माल बनाना, उसको बेचना, वो सब मेहनत ये लोग करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सब प्रॉफिट उनके लिए जाता है, उनके उनके देश में जाता है, जो इसके कंपनी के मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जांपल आज हमारे सामने। फ्लिपकार्ट आज हमारे स्टार्टअप के जो सबसे बड़ी कंपनी बनी ना, उसमें से एक है फ्लिपकार्ट। सबसे बड़ा वैल्यूएशन अगर किसी स्टार्टअप का आज की तारीख में है तो वो फ्लिपकार्ट है। और ये फ्लिपकार्ट शुरू भी की हमारे लोगों ने। और आज हम देखते हैं कि जब भी हमें ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग ये बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, तो हम सोचते हैं कि हम अमेजोन से नहीं लेंगे, हम फ्लिपकार्ट से लेंगे, वो हमारे देश की कंपनी है। लेकिन वो फ्लिपकार्ट के लोगों ने अपने सब कुछ, सब शेयर, 100% इक्विटी आज उनको फॉरेन वाले यानी अमेरिकन बेस्ड जो कंपनी है वॉलमार्ट, उनको देती है। आज 100% उसकी जो इक्विटी है, ओनरशिप है, आज उनके पास है। और यह है उनकी ओनरशिप। आज उस वॉलमार्ट के पास ऑलमोस्ट 85% है। दूसरी जो 7% वाली कंपनी है वो भी अमेरिकन है। माइक्रोसॉफ्ट हम सभी जानते हैं वो अमेरिकन है। यानी 98-99% आज अमेरिकन लोगों के पास इसकी आज इक्विटी है। तो जो भी फ्लिपकार्ट, जो भी हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आज उधर जा रहा है। और यही नहीं, आप फोन पे देखिए। फोन पे एक ऐसी कंपनी है कि जो यूपीआई में सबसे ज्यादा बिजनेस आज हमारे देश में करती है। फोन पे भी शुरुआत हमारे एक स्टार्टअप से ही हुई। फोन पे बेसिकली हमारा स्टार्टअप है। बैंगलोर बेस्ड लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और आज तो हम देखते हैं कि अगर सब्जी लेने भी जाए और 10 रुपए भी देने हैं तो हम लोग उसको यूपीआई से करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और इस ऑनलाइन पेमेंट में जितना भी बिजनेस हो रहा है, उसमें से लगभग 48 to 49% यानी ऑलमोस्ट हाफ बिजनेस कौन कर रहा है, तो फोन पे। और इस फोन पे में
अगर आप इक्विटी देखेंगे तो इक्विटी किसकी है, तो आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट की इक्विटी है, 87% फ्लिपकार्ट की है। तो हमको लगता है नहीं, फ्लिपकार्ट तो अपना ही है। और 10% अलग रखा है वॉलमार्ट ने। यानी किसी भी नॉर्मल पर्सन को ऐसा लगेगा फ्लिपकार्ट है ना अपने देश की कंपनी, उससे आ रहा है, लेकिन ये लोग इस तरह का अलग अलग मुखौटे पहन के इसको लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी उनका है, ये भी उनका है। तो ऑलमोस्ट 87+10 यानी 97-98% वो वॉलमार्ट के पास है, और बाकी भी 2% वो भी फॉरेन कंपनी के पास है। तो इस तरीके से बेसिकली ये पैटर्न है कि जिस तरीके से स्टार्टअप बड़ी होती है और स्टार्टअप के माध्यम से ये लोग इस तरह से आज प्रॉफिट को अपने देश से बाहर लेके जा रहे हैं। और ये हर एक कंपनी के बारे में, आप किसी भी कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आज की तारीख में देखेंगे तो शुरुआत होती है ऐसी, और अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉरेन कंपनी के कंट्रोल में ये होती है, उनकी ओनरशिप में रहती है। इनफैक्ट आप, ऑफ कोर्स इसको एक्सेप्शन भी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी हम देखें तो इनका इसी तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। हमारा चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने हमारे देश में कितना निवेश किया ये आपके सामने है। यानी कई सारी ऐसी कंपनियां जो स्टार्टअप से लेकर अभी यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न यानी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन है, उससे ज्यादा है। ऐसे यूनिकॉर्न, कई सारे यूनिकॉर्न में चाइनीज लोगों का निवेश है, ये देख सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा, अगर चाइनीज से भी ज्यादा अगर किसी का उसमें निवेश है, वो है अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। हम देखते हैं, जैसे आपने आपने दो एग्जांपल देखे, फ्लिपकार्ट और फोन पे, ये बहुत बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। वैसी कई सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर में उसमें निवेश किया है अमेरिकन कंपनियों ने। उसमें जो ओनरशिप है ये इस अमेरिकन कंपनी की है, जो हमें पता भी नहीं, जो दिखता भी नहीं। हमें लगता है कि हमारे देश की स्टार्टअप है, लेकिन इस तरीके से काम चल रहा है। और दोस्तों, ये आने वाले दिनों में ना ये ओनरशिप ऐसे रहेगी, जब तक फ्लिपकार्ट आगे के जितने भी साल बिजनेस करेगी वो धंधा ऐसे चलता रहेगा, और वो सब प्रॉफिट मुनाफा उनके पास जाएगा। जब तक फोन पे काम करेगा वैसे वो चलता रहेगा। और ये अंग्रेजों जैसा नहीं, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा नहीं है ये काम। ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको ये देश छोड़ के जाना पड़ा। वो पॉलिटिकल जो है वो उनको नहीं चाहिए था, वो छोड़ के जाना पड़ा। इनको तो कोई छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं, ना ही वो इंटरेस्टेड है इस पॉलिटिक्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में। वो सिर्फ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मुनाफा कमाए, बस। तो इसके बाद जब ऐसे काम होगा तो इनकी जो ओनरशिप होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, हमेशा के लिए होगी। और दोस्तों, ये हम करने नहीं देंगे, ये हम बिल्कुल करने नहीं देंगे। हमारे देश में पिता समान ये हिमालयस है, माता समान हमारी नदियां है, जिन्होंने हमारी मिट्टी को सुजलाम सुफलाम किया है। ये जो कहते हैं ना कि मिट्टी से सोना उगले और मोती, कि एक्चुअली होने वाला है आने वाले दिनों में, ये सब हमारे इन्होंने किया है। ये समुंदर, ये सब कुछ जो दिया है कुदरत ने, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। हम किसी भी नाम पे, किसी के भी दूसरे के नाम पे ये संपत्ति नहीं करेंगे, और ऐसा होने नहीं देंगे। और इसके लिए भी हमने सोच के रखा है कि हम क्या करेंगे, और वो हमारी स्ट्रैटेजी है 5E मिशन। दोस्तों, 5E मिशन वो स्ट्रैटेजी है जिसके साथ हमारी इस 5E के लिए, 5 ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे सभी जो परिवार है उनके साथ मिलकर एक बहुत स्ट्रांग कस्टमर बेस बनाएंगे। कस्टमर बेस बनाएंगे, वो कस्टमर्स को बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी देंगे। कस्टमर बेस बनाएंगे ताकि हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ताकि हम किसानों को अच्छा, जो उनका सक्षमीकरण उनका कर पाए, महिलाओं का सक्षमीकरण कर पाए। और इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, कस्टमर बेस तैयार करेंगे, और उनको प्रोडक्ट भी सही देंगे। जो जो प्रोडक्ट जिस भी सेक्टर में हम काम करेंगे, बहुत बेस्ट ऐसा प्रोडक्ट देंगे। जैसा एमकोल है, वैसे कल अगर साबुन भी देना है तो सबसे बेहतर साबुन देंगे। यानी कोई भी कंपनी अगर कॉम्पीट भी करना चाहे तो भी सब सर्वोत्तम प्रोडक्ट हमारा होगा। और ऐसे ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम एज अ ब्रांड करके उस सेक्टर में एस्टैब्लिश हो गए। और जब आपके पास सही प्रोडक्ट है, सही अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट है, और आपके पास इतना सारा कस्टमर बेस है, तो हम अपने टर्म्स पे, अपने कंडीशन पे फिर फंडिंग को लेके आए। जैसे अभी किया एमसीएल ने, अभी जो कुछ फंडिंग लाई है वो इक्विटी वगैरह बेच के नहीं, कंपनी बेच के फंडिंग नहीं है। हमने यही मेहनत करके, ये लॉन्ग टर्म डेट करके ही फंडिंग लाई, जिसको हम मेहनत करेंगे और बेच उनको कर्जा वापस कर देंगे, चुकाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी तरीके से हमें काम करना है। पूरे देश में इस 5E मिशन की शुरुआत करनी है, और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हमारे टर्म्स कंडीशंस पे लाके हमें हमारे हमारे देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, और बनाएंगे। इसकी शुरुआत इस साल करेंगे। हम अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और फिर से हमारे देश को उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद,
जय हिंद।